प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, प्लांट की क्या, किसी की भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, लीफ, स्टेम, रूट, जो भी तुम्हें बाहर से जो सब भी दिखता है वो क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और इसकी स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर हम जो मॉर्फोलॉजिकल बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, फ्लावर की, फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह मैं लिख सकता हूं एंजियोस्पर्म। तो हम मेनली यहाँ पर मॉर्फोलॉजी सिर्फ एंजियोस्पर्म की ही बात करेंगे, क्योंकि फ्लावर रखने की औकात सिर्फ एंजियोस्पर्म की ही है। ठीक है, चलिए अब सुनना ढंग से। हम ये लिया सीड, ये सीड लिया, ये सीड जर्मिनेट होगा, ये सीड जर्मिनेट होगा, नीचे की तरफ बनाएगा रेडिकल, ऊपर की तरफ बनाएगा प्लीम्यूल। ये तो बन गया प्लीम्यूल, और ये बन गया रेडिकल। ये रेडिकल जो है ये रूट सिस्टम को डेवलप करेगा, और ये जो प्लीम्यूल है ये सूट सिस्टम को डेवलप करेगा। सूट सिस्टम का मतलब है जो भी तुम्हें रूट के अलावा दिखता है वो सब क्या है, सूट सिस्टम। लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, ये सब क्या है, सूट सिस्टम है, और ये डेवलप हुआ है किससे, प्लीम्यूल से। और जो रूट सिस्टम है ये डेवलप हुआ है किससे, रेडिकल से। क्लियर बेटा? ये डायग्राम जो दिया है ये मस्टर्ड का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है बेटा, मस्टर्ड का डायग्राम। तुम यहां पर देख पा रहे होंगे दो चीजें, एक नोड और एक इंटरनोड। नोड इंटरनोड को तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये प्लांट है, प्लांट में जहां से लीफ निकलती है या तो लीफ निकलेगी या फिर ब्रांच निकलेगी। जहां से लीफ ब्रांच निकलती है, जहां एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है, वो होता है क्या, नोड। और टू नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। नोड और इंटरनोड का मिलना, दिस इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेम। स्टेम को रूट से अलग करने का जो कैरेक्टर है वो नोड और इंटरनोड ही है। इंटरनोड, नोड दिख जाए मतलब ये स्टेम है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, सोइल के अंदर हो, सोइल के बाहर हो, पानी के अंदर हो, पानी के बाहर है। अगर नोड इंटरनोड दिख जाए तो मतलब वो क्या है, स्टेम है। अगर नहीं दिख रहा है मतलब वो रूट है। क्लियर बेटा? चलिए आगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, रूट की बात। सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी है, रटना नहीं है। बताइए रूट की बात करें तो रूट कहां जा रही है, सोइल के अंदर जा रही है। मेनली यही करती है, एक्सेप्शन की बातें नहीं कर रहे, रूट की बात कर रहे तो सोइल के अंदर जा रही है। तो अर्थ की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है। तो ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है या टुवार्ड्स जा रही है, टुवार्ड्स जा रही है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपी। क्लियर है? वाटर की तलाश में अंदर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपी। अंदर की तरफ जा रही है सोइल के, तो बताइए लाइट के अपोजिट जा रही है तो नेगेटिव फोटोट्रोपी। खत्म। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रूट को डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर। मेनली तो 2 ही कैटेगरीज होती है, टैप रूट और एडवेंटियस रूट। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी का नाम है टैप रूट। ये देखिए, हमने देखा ये सीड जर्मिनेट हुआ, ऊपर की तरफ प्लीम्यूल और नीचे की तरफ रेडिकल। अगर ये रेडिकल आगे जाके पूरा रूट बना रहा है तो ऐसी रूट को हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं बेटा, टैप रूट। क्या बोलते हैं बेटा, टैप रूट। ये टैप रूट है, इसकी जो मेन रूट है, इसके साइड से जो रूट निकल रही है ये भी टैप रूट का सिस्टम है। ये मेन रूट है बीच वाली, और साइड से निकलने वाली लेटरल रूट है, जिनको हम सेकेंडरी, फिर उसके बाद फिर निकलेगी तो टर्सरी बोलते रहते हैं। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है ये है क्या, टैप रूट सिस्टम। क्लियर बेटा? मोस्टली हमें डाइकोट के अंदर यही देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा सभी डाइकोट के अंदर, मोस्टली डाइकोट के अंदर। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल दे रखा है वो मस्टर्ड का है। याद रखना है, सिर्फ मस्टर्ड याद रख लेना, काम चल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी एडवेंटियस रूट्स। मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर, चलो किसी प्लांट को छोड़ो तुम, तो रेडिकल के अलावा
कहीं और से निकलने वाली रूट को हम एडवेंटियस रूट बोलते हैं। जैसे तुमने बनियान ट्री बरगद देखा होगा, अब ढंग से सुनना जरा है ना बेटा, बरगद देखा होगा, ये ब्रांच है बरगद की, तुमने यहां से निकलती हुई ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा। इनमें से कुछ तो सोइल को टच कर जाता है और कुछ ऊपर ही लगा रहता है। तो बताइए जो ये वाली रूट्स जहां पर मैं ए लिख रहा हूं, ये वाली रूट्स बताइए कहां से निकली, क्या रेडिकल से निकली है या प्लूम्यूल से डेवलप हुई है? प्लूम्यूल से, क्योंकि प्लूम्यूल ने पहले ब्रांच बनाई और ब्रांच ने फिर क्या बना दिया, रूट बना दी। तो ये जो रूट निकली है ये ब्रांच से निकली है, शूट सिस्टम से निकली है, तो इस रूट को हम बोलेंगे एडवेंटियस रूट। तो रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकले, चाहे लीफ से निकले, स्टेम से निकले, कहीं से भी निकले, ऐसी रूट को हम बोलेंगे एडवेंटियस रूट्स। क्लियर बेटा आता? अब ये गलतफहमी मत रख लेना कि जिसमें एडवेंटियस रूट मिलेगी उसमें टैप रूट नहीं मिलेगी, दोनों मिल सकती है। जैसे बरगद के अंदर बात करें तो मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन का काम तो कौन कर रही है, टैप रूट ही कर रही है। अरे हम फाइकस बनियान ट्री की बात करें तो टैप रूट ही काम कर रही है मेनली, ये तो एडवेंटियस रूट तो सपोर्ट का काम करेगी। तो किसी प्लांट में एडवेंटियस रूट्स और टैप रूट दोनों प्रेजेंट हो सकती है और किसी के अंदर ओनली एडवेंटियस हो सकती है। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। स्पेशल टाइप में बात करें तो हम आते हैं फाइब्रस रूट्स। अब फाइब्रस रूट को समझना, वीट जब जर्मिनेट होता है, वीट जब जर्मिनेट होता है तो प्लूम्यूल भी बनेगा और रेडिकल भी बनेगा। ऊपर की तरफ शूट सिस्टम बनता है, नीचे की तरफ रूट सिस्टम डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। इस रूट को हम बोलेंगे टैप रूट। ये टैप रूट कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। ये टैप रूट कुछ समय बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब ये टैप रूट जो होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है। कैसी होती है बेटा, शॉर्ट लाइफ होती है, कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, लेकिन प्लांट को तो जिंदा रहना है। तो उस केस के अंदर स्टेम का जो बेस है, स्टेम जो का बेस है, वहां से बिल्कुल फाइब्रस स्ट्रक्चर निकलते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में फाइबर्स निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। तो जिनके अंदर टैप रूट शॉर्ट लाइफ होती है, वहां पर स्टेम के बेस से एक फाइब्रस रूट्स निकलती है, मतलब फाइब्रस निकलते हैं, ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी अकॉर्डिंग कौन है, वीट। वीट्स कभी निकाला होगा तुमने, छोटे छोटे फाइबर्स देखे होंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं फंक्शन पर। देखो रूट का सबसे मेन फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन करना और एनकरेज प्रोवाइड करना, ये दो मेन फंक्शन है रूट के। वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने का काम रूट ही करता है और प्लांट को पकड़ के रखना, उसको एनकरेज या सपोर्ट देने का काम भी रूट ही करता है। ये दो मेन फंक्शन है किसके, रूट के। लेकिन कभी कभी रूट मॉडिफाई हो जाती है और वो फूड स्टोरेज भी करने लग जाती है, कभी कभी फूड स्टोरेज करने लग जाती है, कभी कभी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करने लग जाती है। तो इसके मेन वर्क नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्क है। और हम तो ये भी जानते हैं कि रूट के अंदर साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन होता है, रूट अफेक्ट्स के अंदर पीजीआर का फॉर्मेशन होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। क्लियर है? लेकिन मेन फंक्शन तो ये दो है। चलिए अब बात करते हैं रूट टिप। जो रूट का जो टिप है या रूट जो है उसके रीजन, किस किस रीजन में इनको डिवाइड किया है हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये वाला जो रीजन होता है ये मैचुरेशन रीजन होता है और इसी में रूट हेयर प्रेजेंट होता है। अब मेनली एब्जॉर्प्शन भी यहां से होता है। जो इलोंगेशन रीजन होता है उसके अंदर सेल का इनलार्ज होती है और सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी यही होती है। यहाँ वैक्यूल की साइज बढ़ती है और थोड़ी थिकनिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है सेल वॉल की।
इसके जस्ट यहाँ वाला जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, लगातार डिवाइड करता रहता है और इसके ऊपर एक केप होती है जिसका प्रोटेक्शन करती है, जिसको हम रूट केप बोलते हैं। क्लियर बताया था? रूट केप होती है थिम्बल लाइक, मतलब थोड़ी थिक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक। यहां तक क्लियर बताया था? क्लियर बताया था? अब बात करते हैं टेप रूट। अब हम पहले टेप रूट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एडवेंटियस रूट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। अब यहाँ हेडिंग डालिए मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट। हम किसको मॉडिफिकेशन बोलेंगे वो बात समझना। ये टाइप्स नहीं है, ये रूट के टाइप नहीं है, ये मॉडिफिकेशन है। देखो, रूट का मेन फंक्शन है एनकरेज प्रोवाइड करना और साथ में मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। इसके अलावा और भी काम करने लग जाए, और भी फंक्शन करने लग जाए, तो उस रूट को हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे बेटा? मॉडिफिकेशन। तो हम पहले मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसका? टेप रूट का। टेप रूट मतलब रेडिकल से जनरेट हुई है। तो यहाँ पर दो तरह से मॉडिफिकेशन है, एक स्टोरेज और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक और हम पढ़ेंगे बाद में, स्टोरेज और नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर वो रूट जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने के साथ साथ स्टोरेज भी करने लग गई है फूड का, फूड के स्टोरेज में भी काम आने लग गई है, तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर बेटा? इसके अंदर सबसे पहला आता है कैरट, दूसरा रेडिस और टर्निप। ये तीनों तुमने देखे हुए हैं, ढंग से देखे हुए हैं। अब कैरट है टेप रूट, याद रखना, कैरट, रेडिस और टर्निप तीनों टेप रूट के मॉडिफिकेशन है, बस इतना याद रखना। बाकी तो दिमाग क्लिक कर जाएगा तुम्हारा, इसके लिए ट्रिक मत बनाना भाई। कैरट, रेडिस, टर्निप तीनों टेप रूट है, ठीक है? तो बताइए, कैरट, रेडिस, टर्निप जो है वो टेप रूट के मॉडिफिकेशन है, तो इनके अंदर क्या इंटरनोड मिलेगा? क्या नोड मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सुनना, अब इनके शेप के बेस पर इनका नाम दिया है। कैरट का शेप कैसे होता है? ऊपर से थोड़ा ब्रॉड और नीचे की तरफ नेरो, ना कौन आइसक्रीम, कौन वाली आइसक्रीम, कॉनिकल। रेडिस मूली की बात करें तो ऊपर से भी नैरो होता है और नीचे से भी नैरो होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूसीफॉर्म, दोनों तरफ से नैरो, बीच में से थिक। नेफीफॉर्म उनको बोलते हैं जो ऊपर से ब्रॉड हो रहा है और नीचे से बिल्कुल फाइबर जैसा हो गया है, बिल्कुल टेल बन गई है, इसको बोलते हैं नेफीफॉर्म। ये नाम है, ये टर्म है ना, ये टर्म है, ये नेफीफॉर्म वर्ड है, मतलब स्ट्रक्चर के बेस पर। यही यूज नहीं कर सकते, और भी जगह यूज कर सकते हैं जब ऐसा स्ट्रक्चर आए जो ऊपर से बिल्कुल ब्रॉड हो, नीचे से बिल्कुल नैरो थिन हो। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूबरस। ट्यूबरस का एग्जांपल मिराबिलस से याद नहीं करना, इसका पूरा वर्ड जानते हैं, मिराबिलस जलापा, जेनेटिक्स में आएगा ये। ट्यूबरस वर्ड है, ट्यूबरस। ट्यूबरस वर्ड वहां यूज किया जाता है जहां फूड तो स्टोरेज होता है लेकिन इरेगुलर शेप में होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, इसको बोलते हैं ट्यूबरस। क्लियर बेटा? तो ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सुगर बीट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैरेट, रेडिस और टर्निप तो याद करना। अब आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम अच्छी तरह से जानते हैं जो लेग्यूम प्लांट है, जो लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर नोड्यूल बनाती है, हम तो ये भी जानते हैं बनाने वाला कौन होता है? राइजोबियम। क्लियर बेटा? ये रूट के नाम है, कॉनिकल, फ्यूसीफॉर्म, नेफीफॉर्म, ट्यूबरस। ये इसके इतने ही एग्जांपल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है लेग्यूम प्लांट, लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करने वाले। तो इसके एग्जांपल याद मत कर लेना, पी, ग्राम, बीन नहीं याद करना, तुम याद रखना लेग्यूम प्लांट। चलिए, इंपॉर्टेंट है फॉर रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें दलदल की, सुंदरवन की, नोड्यूलेटेड समझ में नहीं आया बेटा? लेग्यूमिनेसी हम पढ़ चुके हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ चुके हैं, याद है तुम्हें? ये रूट है, टेप रूट है, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया चला जाता है,
और ऐसे नोड्यूल बन जाते हैं। नोड्यूल जानते हो ना भाई, घबरा गया मैं तो। ये राइजोबियम और ये नोड्यूल, नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई जिसका डाउट था उसको समझ में आया? अरे यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वही है, दुनिया बहुत बड़ी है बेटा ना, जो बात कर रहे हैं वही है। नोड्यूल तो नॉन लेग्यूम में भी बनता है, लेकिन क्या सारा याद करेंगे क्या हम? जितना दे रखा है उतना याद करना भाई। ठीक है, इधर देखिए बेटा, निमेटोफोर। अगर हम दलदल की बात करें, मैग्रो कंडीशन की बात करें, सुंदरवन की बात करें, तो वहां पर मिलने वाली जो बोटनी होती है, वहां पर मिलने वाले जो प्लांट होते हैं, वो प्लांट ग्रो करते हैं कहां पर? दलदल। और इसी में से एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है राइजोफोरा। राइजोफोरा, राइजोफोरा, राइजोपस नहीं, राइजोफोरा। राइजोपस कौन है रे? राइजोपस कौन है भाई? राइजोपस कौन है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटी, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा इधर आ जाइए। हम यहाँ पर राइजोपस नहीं बोल रहे, राइजोफोरा, राइजोफोरा बोल रहे भाई। एंजियोस्पर्म है राइजोफोरा, राइजोफोरा। अब वहां पर ढंग से सुनना बेटा, क्या कंडीशन है? दलदल है, प्लांट ग्रो कर रहा है, बताइए उसके रूट दलदल के अंदर ग्रो कर रही है। अब उसकी रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कर लेती है, कुछ दलदल के अंदर मिनरल्स भी मिलेंगे, वो भी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन दिक्कत आती है कि उसको, उस जो मैग्रो कंडीशन है उसके अंदर उसको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिलती। वहां ऑक्सीजन नहीं मिलती क्योंकि दलदल के अंदर ऑक्सीजन इतना नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन को ज्यादा यूज किया जाता है वहां पर कार्बनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करने के लिए, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन कम हुआ करती है। लेकिन अब रूट को ऑक्सीजन की जरूरत है रेस्पिरेशन करने के लिए, अब ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रही, तो परेशान हैरान भगवान की शरण में प्रार्थना की, 1 दिन 2 दिन 3। तो भगवान ने सुन लिया, उसने बोला तेरे पास इतनी सारी रूट है, ये सारी रूट ही अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी तो इनमें से कुछ को अलग काम भी दे दे। कुछ काम लगा, दिमाग लगा। तो राइजोफोरा ने, मैग्रो कंडीशन में उगने वाले प्लांट ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला इसमें से कुछ रूट्स को इन्होंने कर दिया क्या? हॉरिजॉन्टल सा, और हॉरिजॉन्टल सा किया, और इन्हीं में से कुछ रूट्स जो हो गई, जैसे मान लीजिए रूट्स है, इनमें से ही कुछ रूट्स जो हो गई वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लग गई, ऐसे ऊपर की तरफ ग्रोथ कर गई। अब ग्रोथ करने के बाद ये रूट ऊपर की तरफ आए, तो बताइए इसने अपनी बिरादरी से बगावत कर दी। इसकी बिरादरी थी रूट। क्या ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगी? नहीं। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव निजियोट्रोपिज्म शो करेगी? नहीं। क्या ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगी? नहीं। क्या शो करेगी ये? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म नहीं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगी ये। करना चाहता है इसको नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, लेकिन करेगी अब ये कैसा? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो अपनी ही बिरादरी से इसने बगावत कर दी, लेकिन इसकी बगावत करना बनता था, मजबूरी था। क्यों मजबूरी आ गई? क्योंकि इसको ऊपर दलदल से बाहर निकलना था। दलदल से बाहर निकलना था किसकी तलाश में? ऑक्सीजन की तलाश में। और ऐसे बन गया स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में बीच बीच में कहीं कहीं पर हमें पोर्स दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं पोर्स से ये ऑक्सीजन या गैस का एक्सचेंज आराम से कर पाएगी। तो क्या अब इस रूट का, इस मॉडिफिकेशन का काम क्या अब वो जो रूट का हुआ करता है वो है, या कुछ और हो गया है? कुछ और हो गया है। गैस का एक्सचेंज करना मतलब रेस्पिरेशन करना हो गया है। अरे बात समझ पा रहे हो? यहां पर जो पोर मिलते हैं उनको बोलते हैं थोर्स। कौन से थोर? निमेटोथोर्स। और जिस फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर में निमेटोथोर्स है उसको हम बोलेंगे निमेटोफोर। क्या ये फोर की कहानी मैं पहले बता चुका हूं? क्या ये मैं फोर की कहानी पहले बता चुका हूं? जिस जो स्ट्रक्चर ये बेयर करता है उसी को फोर लगा दिया जाता है। निमेटोथोर्स बेयर कर रहा है तो निमेटोफोर बोल दिया, खत्म कहानी। ये टेप रूट के मॉडिफिकेशन हो गए।
अब आते हैं एडवेंटियस रूट के मॉडिफिकेशन, ये थोड़े ज्यादा है, ठीक है। अब एडवेंटियस रूट है, इसमें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्टोरेज, सपोर्ट और स्पेशल फंक्शन। स्टोरेज में अगर हम बात करें तो वैसा ही है, पैसिकुलेटेड, वो पैसिकुल था ना, या पैसिकुलेटेड है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ से नैरो होता है। स्कार्सिटी मतलब कमी बेटा, स्कार्सिटी मतलब कमी, ठीक है। मैग्रो मतलब दलदल, इधर देखें, दोनों तरफ से नैरो होता है, लेकिन यहां पर जो नैरो स्ट्रक्चर मिलता है वो बहुत सारे ग्रुप में मिलते हैं, एडवेंटियस रूट की मॉडिफिकेशन है, ग्रुप में मिलते हैं, इनको बोलते हैं पैसिकुलेटेड। और इसके एग्जाम्पल हमें एस्पेरेगस याद करना है। दूसरा, अगर वो एडवेंटियस रूट जिसके अंदर फूड स्टोर हो रहा है और वो ऐसे है, माला जैसा, जिसको बोलेंगे मोनोलीफ फॉर्म, और ये भी कैसे मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा। एग्जाम्पल याद नहीं करने। ट्यूबरस, जो जो डार्क हो रहा है ना वो अलग कलर के, वो एनसीईआरटी के, ठीक है। ट्यूबरस, देखो हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया कि सर जो आता है वो साइंटिफिक बेस पे आता है या इसमें आता है। देखिए अगर एनसीईआरटी में साइंटिफिक नाम दे रखा है तो वो याद करना पड़ेगा, नहीं दे रखा तो फिर टेंशन मत लेना, क्योंकि सबके साइंटिफिक नेम याद नहीं होंगे। ट्यूबरस, ट्यूबरस की बात करें तो वही फूड स्टोरेज हो रहा है, लेकिन इरेगुलर शेप में हो रहा है, और यहाँ पर हमें ग्रुप में मिल रहा है। और इसका एग्जाम्पल 100% याद करना है, बिना एग्जाम्पल दिए तो जाना ही मत, स्वीट पोटैटो, ठीक है। एनुलेटेड, एनुलेटेड का मतलब होता है, इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, मैं दिख नहीं रहा होगा, ऐसे होता है, ये रिंग रिंग सी बनती हुई दिखाई देती है, इपाक में मिलता है, याद नहीं करना, सिर्फ याद रखना है ट्यूबरस और पैसिकुलेटेड, स्टोरेज ऑफ फूड, एडवेंटियस फूड्स में। सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट में सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। अब सुन लो, पहले इधर देख लो बेटा, अगर हम रूट की बात, अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन तुमने देखा होगा, इसके अंदर हमें फाइब्रस रूट्स मिलती है नीचे की तरफ, लेकिन इसमें जो इसका इंटरनोड होते हैं, नीचे वाले जो इंटरनोड होते हैं, वहां से भी हमें रूट निकलती हुई दिखाई देती है। इंटरनोड से निकल रही है, सॉरी नोड से निकल रही है, मतलब स्टेम से निकल रही है, तो ऐसी रूट को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटियस रूट्स। और ऐसी एडवेंटियस रूट्स जो बॉटम वाले नोड से निकलती है, ऐसी रूट को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स, और ये सपोर्ट देने का काम करती है, बना अगर शुगर केन को गिरने से बचाती है, तुम्हें दिख रहा हो तो स्टिल्ट रूट्स। प्रोप रूट्स का एग्जांपल हम जान ही चुके हैं, बनियान टेरी बरगद के अंदर ये जो निकल रही है रूट, ये क्या है, प्रोप रूट है, ये सपोर्ट देने का काम करती है एडवेंटियस रूट से। क्लाइमिक रूट, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मनी प्लांट। मनी प्लांट तुमने देखा होगा, जिससे मनी आती है, ठीक है, हाँ, आती है, इधर देखिए ऐसे, ठीक है। एक मिनट, क्या डाउट है यार, तुम बीच में डाउट मत पूछो यार, पढ़ लो यार। स्लाइड 1 को स्लाइड बोला है क्या बेटा, तनु सही है, तुम्हारा डाउट समझ में नहीं आ रहा बेटा। तस्कीन हिस्ट्री का मतलब समझ में नहीं आया, चलिए बेटा पढ़ते हैं आगे, ठीक है। मनी प्लांट, मनी प्लांट की अगर हम बात करें, मनी प्लांट की अगर हम बात करें तो मनी प्लांट में सपोर्ट होते हैं, बीच बीच में तुमने देखा हो छोटे छोटे से निकलते हैं, ऐसे बीच बीच में से, यहां से, ये रूट है, और स्टेम से निकलने वाली रूट है, तो बोलेंगे क्या, एडवेंटियस रूट, बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी, बाहर लगी हुई है। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल फंक्शन की, उनके एग्जाम्पल याद करने बेटा, और मुझे लग रहा हो जाएंगे, शुगर केन, बनियान, मनी प्लांट याद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल फंक्शन, ठीक है, एक होता है फोलियर रूट्स और एक होता है पैरासाइटिक रूट्स।
पैरासाइटिक रूट्स का एग्जाम्पल यहाँ नहीं, कई बार पूछा गया है, लेकिन अलग अलग चैप्टर में आता है। कुस्कुटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, डिओडर, कुस्कुटा। ये क्या करता है कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है, रूट निकालता है, स्टेम से रूट निकालता है, और रूट निकाल के उस प्लांट से एब्जॉर्प्शन करने लग जाता है, न्यूट्रिशन लेने लग जाता है। न्यूट्रिशन लेता जाता और इतने बड़ा हो जाता है कि न्यूट्रिशन लेते लेते उस जिस प्लांट के ऊपर चढ़ा था उस प्लांट को खत्म कर देता है। तो ये वो प्लांट है जिस थाली में खाता है उसी थाली को तोड़ देता है, कुस्कुटा। ठीक है, पैरासाइटिक रूट्स। अब आते हैं फोलियर रूट्स। फोलियर रूट्स की अगर हम बात करें तो लीफ से निकलने वाली, फोलियर वर्ड आता है लीफ का, लीफ से निकलने वाली रूट को हम बोलते हैं एडवेंटियस रूट्स, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आती है। कैसे? मान लीजिए ये लीफ है, यहां से ये लीफ है, इस लीफ में यहां से रूट निकली, जैसे रूट निकलती है धीरे धीरे ऊपर की तरफ सूट सिस्टम बन जाता है, यहां से रूट निकली फिर सूट सिस्टम बन जाता है। अब इस प्लांट को हम कट करके यहां ग्रो कर देंगे, यहां अलग ग्रो करवा देंगे, इसको तोड़ के इधर, इसको तोड़ के इधर, इसको तोड़ के इधर, इसको तोड़ के इधर, तो क्या हो गया है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल याद रखना है ब्रायोफाइलम। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेम। एक डाउट आया है, मैं बता देता हूँ। एनुलेटेड रूट क्या होता है बेटा? बता दिया ना एनुलेटेड रूट, आरती बता दिया बेटा। ये रहा एनुलेटेड रूट, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे रिंग सी बनती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये पाक में मिलता है। चलिए एनुलेटेड, एनुअल, रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेम। स्टेम की बात करें तो देखिए स्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, जनरली ये काम करता है। इसके अंदर ब्रांच होती है, स्टेम मिलते हैं, फ्लावर मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, सब स्टेम में मिलता है। ये डेवलप होता है किससे? प्लीम्यूल से डेवलप होता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है नोड और इंटरनोड का मिलना। ठीक है, चलिए अगर हम स्टेम के फंक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीफ, फ्लावर, फ्रूट को बेयर करना। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? स्टेम का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रांचेस बनाना, फ्लावर को बेयर करना, स्टेम को बेयर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? स्टेम का। और साथ में कंडक्शन करने का तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन हम देखेंगे कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो फूड स्टोरेज भी करते हैं, कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हम तो ये भी जानते हैं पीजीआर बनाने में भी हेल्प करते हैं। और बहुत सारे स्टेम तो जो होते हैं रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी काम आते हैं। किसी स्टेम की टहनी को, टीम को तोड़ के कहीं लगा देते हैं, जैसे रोज, तो एक नया प्लांट बन जाता है। क्लियर बेटा? अब पुरानी एनसीईआरटी में दो तरह के स्टेम दे रखे थे, तो अभी भी हम पढ़ाते हैं। एक है कोडेक्स और एक है कम। इसको समझे। इधर देखिए, पहले हम कोडेक्स की बात करें तो तुमने पाम ट्री देखे होंगे, घर पे लगे हुए होते हैं बोसों के, हमारे नहीं लग रहा। ये प्लांट ऐसा था पहले, है ना? इसमें ऐसे लीफ थी यहाँ पर, टिप पर, ये लीफ नीचे गिर गई और प्लांट ग्रोथ कर गया। फिर ऊपर की तरफ लीफ आ गई और नीचे की लीफ गिर गई थी। जहां पर लीफ नीचे यहाँ लगी हुई थी वहां पर अब हमें स्कार दिखाई देते हैं, निशान दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पहले लीफ थी। फिर ये फिर और ज्यादा ग्रोथ करता है, और ज्यादा ग्रोथ करेगा तो और बड़ा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर स्कार दिखाई देंगे, यहाँ की लेवल में भी दिखाई देंगे। ये इरेक्ट होता है, अनब्रांच होता है, ऐसे स्टेम को हम बोलते हैं कोडेक्स। दूसरा स्टेम है कल्प।
अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में सबसे बढ़िया है शुगर केन का एग्जाम्पल। शुगर केन का नहीं, सॉरी, बांस का बैम्बू के अंदर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर नोड होते हैं और इंटरनोड हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती नोड और इंटरनोड को देखने में। ये नोड है, ये नोड जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ये जो नोड होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ये नोड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और जो इंटरनोड होते हैं वो होलो होते हैं। जो इंटरनोड होते हैं वो होलो होते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं कर्व। तो दो तरह के स्टेम पढ़ लिए हमने, कोडेक्स और कर्व। जॉइंटेड कर्व की बात करें, जॉइंटेड विद सॉलिड नोड। स्कार मतलब चिन्ह बेटा, चिन्ह जहां से लीफ गिरती है वहां दिखाई देता है, ढंग से देखना, ऐसे दिखाई देगा तुम्हें, ऐसे ढंग से देखना, निशान दिखाई देंगे। ये निशान किसके हैं कि यहाँ पहले लीफ हुआ करती थी, पहले इसके आसपास लीफ हुआ करती थी, वो गिर गई तो यहाँ निशान दिख रहे हैं। क्लियर बनाया था। सॉलिड होलो बम्बो और इधर पाव, पुराने जमाने का है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं। देखो पुराने मॉड्यूल में और भी दे रखे थे लेकिन ना कहाँ भी, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यहां पर तीन तरह के मॉडिफिकेशन है, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड। वो स्टेम जो मॉडिफाई तो है लेकिन कहां मिल रहा है, एयर में मिल रहा है, बाहर मिल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो मॉडिफिकेशन है लेकिन सोइल के अंदर मिल रहा है, अंडरग्राउंड। कुछ ऐसे हैं जो बाहर थोड़ा अंदर है, सब एरियल। अरे बात समझ पा रहे हो। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सब एरियल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बेटा, ज्यादा है लेकिन आता है, ठीक है। सब एरियल, पार्शियल एरियल, अनपार्शियल अंडरग्राउंड। अब इसमें एनसीईआरटी में करेक्शन है, ढंग से सुनते रहना बेटा। पहला आता है रनर। रनर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ग्रास से समझ जाओ तुम तो, दूब ग्रास को छोड़ो, तुम तो ग्रास से समझ जाओ। अगर तुमने गार्डन में गए हो तो तुमने कहीं पर ऐसे ग्रास देखी होगी। तुम ग्रास को एक जगह से निकालते हो, एक जगह से पकड़ के निकालते हो, तो हो सकता है इतना बड़ा एरिया आएगा, इतना सा एरिया पकड़ा तो इतना बड़ा एरिया ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पहले इतना सा प्लांट था, पहले ये इतना सा प्लांट था, ऊपर की तरफ शूट सिस्टम था और नीचे की तरफ रूट थी। फिर इसका स्टेम बिल्कुल ग्रोथ कर रहा है सरफेस के पैरेलल, ठीक है। फिर वहां पर रूट निकल गई, फिर इधर लीफ की ओर निकल गए, फिर आगे की तरफ ग्रोथ किया, फिर निकल गए, नोड आते ही फिर निकल गए। तो यहाँ पर नोड से नीचे की तरफ तो रूट निकल रही है और ऊपर की तरफ लीफ जैसा जनरेट हो रहा है। तो नीचे की तरफ जो रूट निकल रही है वो एडवेंटियस रूट है, और ये जो स्टेम सरफेस के पैरेलल बिल्कुल सोइल में आसपास या सोइल में दबा हुआ सा ग्रोथ कर रहा है, इस स्टेम को हम बोलेंगे रनर। ऐसे स्टेम को हम क्या बोलेंगे? रनर बोले। अरे बात समझ पा रहे हो? तो अगर तुम इसको यहां से निकालोगे तो ये वाला पार्ट भी आएगा, इस वाले पार्ट को निकालोगे तो ये वाला पार्ट भी आएगा। हाँ ये कर सकते हो, अगर इस पार्ट को बीच में से कट कर दो, इधर भी कट कर दो, तो ये भी इंडिविजुअल प्लांट है, ये भी इंडिविजुअल प्लांट है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प हो रही है। एग्जाम्पल है, तीनों याद रखने, दुबग्रास, ऑक्जिलिस और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। बोटनी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है स्टोलन। स्टोलन के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्लांट ग्रो किया, कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, ये इसका स्टेम है। अब यहां से नीचे वाले नोड से एक ब्रांच निकलेगी, स्टेम निकलेगा। ये स्टेम लगातार ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, लेकिन फिर वापस नीचे की तरफ ग्रोथ करने लग जाएगा, नीचे की तरफ ग्रोथ करने लग जाएगा। नीचे की तरफ ग्रोथ करते करते वापस सोइल के टच में आएगा, जहां सोइल के टच में आएगा वहां रूट बन जाएगी और ऊपर की तरफ शूट सिस्टम डेवलप होने लग जाएगा। तो ये जो स्टेम है, ये जो ब्रांच है, जो ऐसे आर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्टेम को हम बोलेंगे स्टोलन।
अगर इसको यहां से कट कर दो और कट कर दो तो ये नया प्लांट और ये नया प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आ रहा है। एग्जाम्पल है जस्मिन, बोटनी नाम याद नहीं करना, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी याद करने की जरूरत नहीं, जस्मिन। नेक्स्ट आता है शक्कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शक्कर। इधर देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या मतलब? भाई दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेटा क्या डाउट था तुम्हारा? दोनों में डिफरेंस मतलब अभिनव किन में दो में डिफरेंस? बेटा मैं समझ में नहीं आया, किन में डिफरेंस? आर्क। बेटा रनर और स्टोलर में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, ये तो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल है और ये बिल्कुल ऐसे आर्क बना रहा है। बेटा अभिनव समझ में आया? यस, चलिए ठीक है, चलिए आगे चलिए। आर्क आर्क बेटा क्या आर्क वही आर्क होती है, पता नहीं क्या स्पेलिंग सही है गलत है। इधर चलिए बेटा शक्कर। अगर शक्कर की बात करें तो देखिए ये मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम है। इस मेन स्टेम से नीचे की तरफ जो सबसे नीचे वाला नोड है इससे साइड से निकली, ठीक है। चलो मैं इसको और अच्छा समझाता हूँ बनाना के एग्जाम्पल से, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बनाना है, बनाना में ऊपर की तरफ लीफ आती है, सभी ने बनाना देखा होगा। इसका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, जिसको हम राइजोम राइजोम बोलते हैं। इसी स्टेम से साइड से एक और स्टेम निकलता है, जो पहले तो अंडरग्राउंड होता है लेकिन कुछ समय बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, और जहां से मूव कर रहा है वहां रूट बन जाती है और ये ऊपर की तरफ पूरा लीफ सिस्टम बनाने लग जाता है। तो देखिए मेन स्टेम तो राइजोम है, लेकिन साइड से एक ब्रांच निकली और ये ब्रांच भी किससे निकली? स्टेम से। तो ये भी एक स्टेम है। इस स्टेम को हम बोलेंगे सकर। तो सकर स्टेम, एनसीईआरटी लाइन, सकर स्टेम फर्स्टली अंडरग्राउंड होता है एंड आफ्टर बाहर निकल जाता है, एरियल हो जाता है। तो इधर देखना कि बहुत बड़ी बात हो गई है कि बनाना के अंदर राइजोम स्टेम भी मिल रहा है और सकर स्टेम भी मिल रहा है। तो बनाना सकर का एग्जाम्पल भी है और राइजोम का एग्जाम्पल भी, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल भी है और सब एरियल स्टेम का एग्जाम्पल भी है। कौन? बनाना। और तुम्हें ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये एग्जैक्ट में स्टेम नहीं, ये तो लीफ बेस ने बनाया है। इसको तो हम बोलते हैं सूडो स्टेम, जो एनाटोमी में आएगा। इसको जो बनाया है वो लीफ के बेस ने बनाया है, इसको बोलते हैं सूडो स्टेम। तो जो दिख रहा है वो स्टेम नहीं, स्टेम तो नीचे छुपे हुए हैं दो, एक सब एरियल है और एक अंडरग्राउंड। इसके एग्जाम्पल है पाइनएप्पल क्राइस्टम, ये रहा सकर। नेक्स्ट आता है ऑफसेट, इंपॉर्टेंट है। हमें जो रनर पढ़ा था वो टेरिस्टियल प्लांट था, हमने जो रनर पढ़ा था वो टेरिस्टियल प्लांट था। लेकिन अगर ऐसा ही रनर जैसा ही स्ट्रक्चर अगर एक्वाटिक में मिले तो हम इसको बोलेंगे ऑफसेट। इधर देखिए, मान लीजिए पिस्टिया है, ये पिस्टिया है। आइकोनिया जाते हो? आइकोनिया जलकुंभी, जलकुंभी जानते हो? इधर देखिए वाटर हाइसियन, बिल्कुल सही। नीचे की तरफ से ये यहां निकला रूट, ऊपर की तरफ यहां लीफ एक ग्रुप में निकलती, बंच में निकलती है, और नीचे की तरफ जो रूट निकली है वो भी बंच के फॉर्म में निकली है, टप टप रूट ग्रुप के फॉर्म में निकली। यहां का जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ लीफ, नीचे की तरफ स्टेम। लीफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है,
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हुए, बहुत बड़े बेटा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हुए नीचे की तरफ बनाता है क्या, रूट, जहां नोड है, जहां नोड है, और ऊपर की तरफ बना लेगा लीफ, फिर ऊपर आगे की तरफ ग्रोथ करेगा, फिर नोड आएगा, फिर ऊपर की तरफ लीफ बना लेगा, फिर नीचे की तरफ। तो बिल्कुल जैसा रनर जैसा हो रहा है, बिल्कुल रनर जैसा हो रहा है। और ये बीच का जो शॉर्ट इंटर नोड है, इसी को हम बोल देते हैं क्या, ऑफसेट। याद कीजिए, इसी इसी इंटर नोड को हम बोला करते थे कहां पर, कहां पर, रनर के अंदर, हम ग्रास के अंदर इसको रनर बोला करते थे, लेकिन अब हम इसको क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। तो एक्वाटिक प्लांट में रनर को ऑफसेट बोलते हैं और टेरेस्ट्रियल में रनर बोलते हैं, या फिर हम बोल दें कि एक्वाटिक प्लांट के अंदर ऑफसेट ही एक क्या है, एक्वाटिक रनर है। सबसे बड़े एग्जांपल पिस्टिया और आइकोनिया है। अगर यहां से कट हो जाता है तो ये नया प्लांट, ये नया प्लांट, ये नया प्लांट, और इससे बिल्कुल फैल जाता है। टेरर और बंगाल, समझ पा रहे हो? बिल्कुल पानी को गंदा कर देता है, बहुत तेजी के साथ फैलता है, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है, बहुत ज्यादा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। तो ऑफसेट भी किसमें काम आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ढंग से सुनना बेटा, बताइए इस ऑफसेट की इंटरनोड की लेंथ बढ़ रही है तो सेल का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। इंटरनोड की लेंथ बढ़ रही है तो सेल का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो बताइए सेल का नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस या माइटोसिस। आंसर नहीं दे पाए तो निकल जाओ क्लास से। बहुत बढ़िया। अरे हम यहाँ क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं क्या, नहीं रहे। हम यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा रहे हैं भाई, तो माइटोसिस करना पड़ेगा। हम यहाँ ग्रोथ करवा रहे हैं तो माइटोसिस करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा भाई, माइटोसिस करना पड़ेगा। चलिए, हाँ ऑक्सीजन कम करता है। इकोलॉजी में पढ़ोगे बेटा, वाटर बूम, इकोट्रोपिफिकेशन, वो सब वहां पढ़ोगे बेटा, ना। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, हमने स्टार्ट है अंडरग्राउंड, हमने सब एरियल पढ़ लिया, अब अंडरग्राउंड। अब एक याद रखना बेटा, एक वो एक वर्ड है मिंट, मिंट में डबल टिक लगाना। तुम्हें दो तरह की एनसीईआरटी मिलेगी, एक एनसीईआरटी के अंदर मिंट को रनर में दे रखा होगा, एक में सकर में दे रखा होगा। हमें मॉड्यूल का मानना है मिंट सकर में ही आएगी, मिंट सकर में ही आएगी, वापिस पूछ मत लेना। फ्रेजाइल मतलब होता है फटाफट टूट जाता है बेटा, फ्रेजाइल होता है जैसे ग्लास, कांच के जो ग्लास होते हैं, ग्लास फ्रेजाइल, ऐसे गिरा दो टूट जाता है। तो ये बीच में से टूट जाता है ये, और अलग हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। नाजुक, बहुत बढ़िया, नाजुक, यस नाजुक। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। अरे ये पेपर मिंट नहीं, ये मिंट है, मिंट, पुदीना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें तो इसके अंदर फेमस एग्जांपल आते हैं। पहला एग्जांपल है ट्यूबर, और इसका एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो स्टेम है, कैसे पता चला हमें स्टेम है, इधर देख लो बेटा, पहले बाद में पूछ लेना डाउट। ट्यूबर, हमें कैसा पता चला, इधर देखिए, यहां पर हमें दिख रही है आई। आई क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड। देखिए एक्सिलरी बर्ड जहां मिलती है मतलब समझ जाइए वो नोड है। ढंग से सुनना बेटा, जहां एक्सिलरी बर्ड मिलती है मतलब समझ जाइए वो नोड है। ये एक्सिलरी बर्ड ही है जो 100% चांस होता है हमेशा मिलेगी कहां पर, नोड पर। तो ये आई जो है वो एक्सिलरी बर्ड ही है, एक्सिलरी बर्ड मिल रही है तो मतलब ये क्या है, नोड है, ये नोड है। तो बताइए नोड है तो फिर इंटरनोड भी है, नोड है तो फिर इंटरनोड भी है, तो बताइए क्या है, स्टेम है। यही एक्सिलरी बर्ड आगे जाके जर्मिनेट होती है और जर्मिनेट होकर प्लांट का डेवलप करती है, इसको बोलते हैं ट्यूबर, और इसका एग्जांपल है पोटैटो। फूड स्टोरेज हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। नेक्स्ट आता है बल्ब,
पूरे बल्ब के अंदर लीफ भी आता है, स्टेम भी आता है, रूट के अंदर भी आता है। इसका जो स्टेम होता है, तुमने सबको ओनियन देखा होगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सबने ओनियन देखा होगा। इसका स्टेम बिल्कुल नीचे की तरफ डिस्क लाइक होता है, जिसको हम काट के फेंक देते हैं। क्लियर बेटा? और यहां से ये रूट निकलती है, तो स्टेम से निकल रही है तो एडवेंटियस रूट है। कौन सी रूट है बेटा? एडवेंटियस रूट है। ऊपर की तरफ जो लीफ होती है वो लीफ थोड़ी फ्लैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। इनको बोलते हैं मासल लीफ, फ्लैसी लीफ, मासल लीफ। क्लियर है? और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो बिल्कुल सूखी हुई लीफ जैसी होती है, ड्राई लीफ होती है, जिसको बोलते हैं स्केली लीफ, जो प्रोटेक्शन करती है। बिल्कुल ओनियन की फीलिंग लो, डायग्राम डायग्राम में क्या रखा है, तुम फीलिंग लो। तुमने ओनियन को छिला तो वो तो है स्केली लीफ। अंदर की तरफ जो फूड स्टोरेज कर रखा है वो है फ्लेसी लीफ, जिसको हम खाते हैं, जिसके अंदर फूड स्टोरेज हुआ है। नीचे की तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं डिस्क, मतलब रेड्यूस स्टेम। और वहां से जो रूट निकलती है उसको बोलेंगे एडवेंटियस रूट। और ऊपर की तरफ एक एक्सिस निकलता है, ठीक है, जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ होता है। एग्जाम्पल याद करना, ऑनियन और गार्लिक। गार्लिक थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन दोनों एक जैसे ही। अंडरग्राउंड में अब जैसे आता है कॉम, फिर आता है राइजोम। कॉम और राइजोम, कॉम और राइजोम। नोट क्या रहेगा? नोट बता दिया बेटा। पिल ऑफ पोटेटो इज पेरिडम। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, पोटेटो के ऊपर जो कवरिंग होती है बिल्कुल बारीक सी, वो क्या है? पेरिडम है। इसका जो छिलका होता है पेरिडम है। अब पेरिडम क्या है? एनाटोमी में पढ़ोगे। अब आता है कॉम और राइजोम। देखिए कॉम और राइजोम दोनों ही स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब ढंग से सुनना। अगर कॉम का एग्जांपल तुम याद करना चाहो, सबसे बढ़िया है कोलकेसिया। अरबी तुमने देखी होगी। अरबी को तुम देखोगे तो ऐसा दिखता है, ऐसे। तो अरबी के अंदर जो स्टेम होता है वो वर्टिकल होता है, फूड स्टोरेज होगा। यहां पर तुम देखोगे तो यहां पर बिल्कुल एक पतली सी लेयर होती है, इसके लिए लीव्स होती है, वो प्रोटेक्शन करती है, वो प्रोटेक्शन करती है। और साइड से ऐसे ब्रांच निकलती होती है, ऐसे बर्ड सी होती है। क्लियर बेटा? और उसको छिलके हम बना लेते हैं। अगर यही स्टेम कॉम जैसा ही स्टेम अगर हॉरिजॉन्टल हो और फैला हुआ हो, तो ऐसी स्टेम को हम बोलते हैं राइजोम। राइजोम का सबसे बढ़िया एग्जांपल जिंजर भी है और बनाना भी है, टर्मेरिक। बनाना के अंदर राइजोम भी है और शक्कर भी है, याद रखना। अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ जाएगा, अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है तो फिर राइजोम जाएगा। क्लियर बेटा? ये हमने पढ़ लिया। दोनों के अंदर ही हमें इसके लिए लीफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, बर्ड्स मिलेगी, क्योंकि है क्या ये? स्टेम है। अब देखिए जहां अंडरग्राउंड स्टेम है वहां पर हमें 99% चांस है हमें एडवेंटियस रूट ही मिलेगी। क्लियर है? तब अब राइजोम और कॉम में डिफरेंस आया करता था, और एक क्वेश्चन आया भी है कि इनमें मेनली डिफरेंस है कि तो कॉम एक वर्टिकल ग्रोथ करता है और राइजोम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। क्लियर बेटा? चलिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, इसको समझिए बेटा। हमने देखा पोटैटो, जिंजर, टर्मिक, कोलोकेसिया और जमीकन, ये क्या कर रहे हैं? फूड स्टोरेज कर रहे हैं। जैसे हम पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो सबने देखा है। पोटैटो फूड स्टोरेज किया प्लांट ने, अनफेवरेबल कंडीशन आई, स्टोर हो गया, फूड रखा हुआ है पोटैटो। जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है या फिर इसको हम जर्मिनेट करवाते हैं, तो इसको हम जहां जहां बर्ड होती है वहां से हम कट करके उसको जर्मिनेट करवा देते हैं, नया प्लांट बन जाता है। तो जब प्लांट फेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ कर रहा था और इसने ट्यूबर बना दी, पोटैटो बना दिया, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आई, ये पोटैटो, ये प्लांट खत्म हो गया, लेकिन पोटैटो के अंदर फूड स्टोरेज हो गया। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, जर्मिनेट कराएंगे, ये पोटैटो वापस फेवरेबल कंडीशन में नया पोटैटो का प्लांट बना देगा। तो हम देख रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ कर रहा है, अनफेवरेबल
अनफेवरेबल कंडीशन में पोटैटो ट्यूबर बना दिए, फूड स्टोरेज कर दिया है, और अब अनफेवरेबल कंडीशन निकल रही है, पोटैटो है, और अफेवरेबल कंडीशन आती है, जर्मिनेट होकर। तो अनफेवरेबल कंडीशन को अवर करने का काम, निकालने का काम कौन कर रहा है? ट्यूबर, क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोरेज है। तो प्लांट का वो पार्ट, प्लांट का वो ऑर्गन जो अनफेवरेबल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करता है, अनफेवरेबल कंडीशन को अवर करता है, निकालता है, उन ऑर्गन को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन से बचना, अपनी स्पीसीज को बचाए रखना, कंटिन्यूटी करना अनफेवरेबल कंडीशन से। तो वो ऑर्गन जैसे पोटैटो, जिंजर, जमैकन, इनमें क्या हो रहा है कि जो पार्ट है उनके अंदर फूड स्टोरेज हो गया है और वो प्लांट को ओवरकम कर रहे हैं, प्लांट को की अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करके फेवरेबल कंडीशन का इंतजार करवा रहा है। तो इन्हीं को बोलेंगे ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ये समझ में आया? चलिए, दे एक्ट ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड अवर कंडीशन अनफेवरेबल ग्रोथ। जो अनफेवरेबल टाइम है उस टाइम में प्लांट को सर्वाइव करने का काम कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर उसको ग्रोथ करवाने पर भी हेल्प कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन की बात करें तो हम जानते हैं, बहुत सी बार तुमने देखा होगा किसी प्लांट को ऊपर चढ़ना होता है तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाए उसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल लीव का मॉडिफिकेशन भी होता है और स्टेम का भी होता है, लेकिन आज हम स्टेम का पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमें एग्जाम्पल याद करना है, ग्रेप वाइन और गोड, कुकर बिटेसी की मेंबर। नेक्स्ट आता है थोर्न। अभी तो देखिए थोर्न क्या है। थोर्न नहीं है, थोर्न है। अभी तो देखिए, यहां से निकली एक्सिलरी बर्ड, नोड से निकल रही एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड आगे जाके ब्रांच बनाती है, लेकिन ये ब्रांच न बनते हुए एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है किसने बनाया है? एक्सिलरी बर्ड ने। और ढंग से समझे, ये ब्रांच मान लीजिए, ये ब्रांच है। एक्सिलरी बर्ड क्या बनाती? ब्रांच बना दी, ठीक है, या तो फ्लावर बनाएगी या ब्रांच बनाएगी, तो इसने ब्रांच बना दी। अब इस ब्रांच के ऊपर फ्लावर भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं। तो समझ पा रहे हो? ब्रांच है मतलब स्टेम है, लेकिन यही ब्रांच, यही एक्चुअली बर्ड ब्रांच इस टाइप की ब्रांच बन जाए जो आगे से, आगे की तरफ से थोड़ी सी नीडल लाइक हो जाए। अभी भी इसके अंदर नोड इंटरनोड है, तो ये जो ब्रांच है जो आगे से नीडल लाइक हो गई है, इसी ब्रांच को अब हम बोलने लग जाते हैं थॉर्न। तो थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन है? ब्रांच का, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुआ है। एक्साइल पोजीशन में मिलने वाली ब्रांच को, बर्ड को हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। और बताइए अब इस थॉर्न के अंदर क्या फ्लावर मिल सकता है? यस, मिल सकता है, क्योंकि ब्रांच ही तो है ये। क्या इसके अंदर फ्रूट हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो थॉर्न होता है वो डेवलप होता है एक्सिलरी बर्ड से, और इसके अंदर फ्लावर भी मिल सकता है और फ्रूट भी मिल सकता है, बोगेनविलिया और सिट्रस, नींबू। वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, वुडी तो होगा ही सही क्योंकि स्टेम है, ब्रांच है। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एलिमेंट, जो घास को खाने वाले या प्लांट्स को खाने वाले एलिमेंट, एनिमल्स है, उनसे प्रोटेक्शन करने का काम करता है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ गया, टेंड्रिल समझ में आया है? टेंड्रिल बेटा क्या? टेंड्रिल तुमने देखा होगा, ये स्टेम है, ठीक है। बोगेनविलिया देखना बेटा, उसमें दिखाई देगा, यहां साइड से ऐसे ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ऐसे ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये टेंड्रिल है। स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है सपोर्ट देने का काम करता है, उन्हीं को हम बोलते हैं टेंड्रिल। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है जिनमें क्वेश्चन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट आता है, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड हो या क्लेडोड हो, दोनों ही फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। ब्राउजिंग यानी मतलब क्या होता है बेटा? चारा खाने वाले, जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स, गाय भैंस बकरी। फाइलोक्लेड्स, हाँ हर्बिवोर्स भी बोलते हैं, ब्राउजिंग भी बोलते हैं, चारा खाने वाले। फाइलोक्लेड्स, क्लेडोड, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। ढंग से सुनना बेटा, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए मॉडिफिकेशन है किसका? स्टेम का। फाइलोक्लेड भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है और क्लेडोड भी मॉडिफिकेशन है किसका? स्टेम का। दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है, दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन। तो डिफरेंस क्या है उसको समझिए बेटा। सबसे पहले अगर हम फाइलोक्लेडेट की बात करें तो इसके अंदर मान लीजिए ये रहा स्टेम, ये ब्रांच रही, ये पूरा का पूरा स्टेम फ्लैट हो जाए, ये पूरा का पूरा स्टेम फ्लैट हो जाए, फ्लैफी हो जाए, और इसके अंदर जो लीफ थी वो स्पाइन जैसी हो जाए, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाए, और कंप्लीट स्टेम फ्लैट, फ्लैसी और ग्रीन हो जाए, मतलब फोटोसिंथेसिस करने लग जाए। ऐसे स्टेम को हम बोलेंगे फाइलोक्लेड। बात समझ पा रहे हो? तो फाइलोक्लेड स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसमें कंप्लीट स्टेम फ्लैट, फ्लेसी, ग्रीन हो जाता है, फोटोसिंथेटिक हो जाता है, और इसके अंदर मिलने वाली जो लीफ होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे स्टेम को हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। फाइलोक्लेड मेनली मॉडिफिकेशन हुआ है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं वहां पर वाटर लॉस कम करने के चक्कर में लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर देती है, किसमें? स्पाइन में। अब बताइए, लीफ स्पाइन में कन्वर्ट होगी तो वाटर का लॉस तो कम हो गया, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा भाई? लीफ तो ग्रीन थी। तो उस कंडीशन में स्टेम क्या करता है? अपने आप को ग्रीन कर लेता है, फ्लैट कर लेता है, ताकि लाइट को बढ़िया एब्जॉर्ब कर पाए और फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो लीफ की जगह काम करने लग जाता है कौन? स्टेम। तो लीफ का एनालॉगस हो जाता है कौन? फाइलोक्लेड। लीफ का एनालॉगस हो जाता है कौन? फाइलोक्लेड। अब दूसरा वर्ड आता है क्लेडोड। क्लेडोड, क्लेडोड की अगर हम बात करें तो देखिए ये निकल रही है ब्रांच, ये निकल रही है ब्रांच, ठीक है। अब इसमें से 1 या 2 इंटरनोड, 1, इधर देखिए मैं अलग कलर से बनाता हूं, 1 या 2 इंटरनोड फ्लैट हो जाए, 1 या 2 इंटरनोड फ्लैट हो जाए, ग्रीन हो जाए। कितने इंटरनोड? 1 या 2 इंटरनोड कैसा हो जाए? फ्लैट हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो इसी को हम बोलेंगे क्लेडोड। ये भी फ्लैट हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन। लेकिन मुझे बताइए, अगर लिमिटेड स्ट्रक्चर अगर फ्लैट हो रहा है, लिमिटेड स्टेम, लिमिटेड स्टेम में मतलब 1 या 2 इंटरनोड, अगर फ्लैट हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्लेडोड। अगर पूरा स्टेम हो रहा है तो इसको बोलेंगे फाइलोक्लेडेड। अगर पूरा स्टेम ग्रीन हो रहा है तो इसको बोलेंगे फाइलोक्लेडेड, और अगर लिमिटेड हो रहा है तो क्लेडोड। फाइलोक्लेड का एग्जांपल पपोनेंशिया, यूफोर्बिया, 100% याद करना है। ये मेनली फ्लैट होता है, लेकिन जो यूफोर्बिया का होता है उसका पूरा स्टेम ग्रीन होता है, लेकिन वो मेनली सिलेंड्रिकल होता है। यार इधर साइड में जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, इनको बड़ा करके देखें तो ऐसा फ्लैट हो गया।
ये क्लेडोड है। बात समझ में आई? स्टेम मॉडिफिकेशन हो गया है, लेकिन क्लेडोड के अंदर एक या दो इंटरनोड हुए हैं, बस इतना याद रखना। दोनों का काम फोटोसिंथेसिस है, दोनों लीफ के एनालोगस है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लीफ। लीफ को हम एक और नाम देते हैं फाइलोपोडियम, या फोलियर वर्ड भी आता है इसके लिए। लीफ जो होती है वो लेटरल ग्रोथ होती है स्टेम की। हम जानते हैं स्टेम जो होता है, स्टेम के नोड से, स्टेम के नोड से, हाँ इसमें नहीं दे रखा, स्पेशल पॉइंट में मिलेगा। स्टेम के नोड से लेटरल ग्रोथ निकलती है, और यहाँ ये स्टेम निकलती है नोड से, ठीक है। पानी पी लीजिए, चलिए पानी पी लीजिए। तो टाइम हो गया, आप क्या पानी पियेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं लेटरल ग्रोथ। पहला पहला पॉइंट समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। कहाँ गया रे? कल वाल नहीं पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। इधर देखिए, ये स्टेम है, ये स्टेम है। स्टेम में ये एपिकल पोर्शन है। एपिकल पोर्शन धीरे धीरे ग्रोथ करता है, पीछे की तरफ कुछ एपिकल पोर्शन यहाँ पर प्राइमोडिया बनाता जाता है, और धीरे धीरे यही डेवलप हो जाता है इसमें, लीफ में। तो जो लीफ बनाने का जो काम किया है वो एपिकल पोर्शन ने ही किया है। पहले लीफ प्राइमोडिया बनाता है, फिर उसके बाद लीफ डेवलप हो जाती है, ये लीफ बन गई। अगर हम लीफ की बात करें तो ये लीफ बन गई, फिर ऊपर फिर एक और लीफ बन जाती है, फिर ऊपर की ओर फिर एक और लीफ बन जाती है, फिर इसके नीचे भी लीफ बना के हुए चला गया कौन? एपिकल पोर्शन। तो सबसे ओल्ड लीफ ये थी, और सबसे न्यू लीफ ये थी। तो हमेशा जो लीफ होगी वो ओल्ड लीफ नीचे मिलेगी और न्यू लीफ ऊपर की तरफ मिलेगी, क्योंकि एपिकल पोर्शन ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। तो हमेशा ओल्ड लीफ नीचे और न्यू लीफ ऊपर मिलेगी। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटक। क्या बोलेंगे बेटा? एक्रोपिटक। न्यू लीफ टिप की तरफ मिले और बेस की तरफ ओल्ड लीफ मिले, ऐसी लीफ, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटक। ऑलवेज ऐसा ही होगा। ऑलवेज ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एपिकल पोर्शन टिप में ही मिलता है, और एपिकल पोर्शन ही लीफ बनाते हुए चल रहा है। जो लीफ होती है वो नोड के यहां से निकलती है, और नोड के यहां से निकल रही है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकल रही है, तो उसको बताइए एंडोजीनस या एक्सोजीनस? एक्सोजीनस या एंडोजीनस? एक्सोजीनस। तो पहली बात तो एपिकल पोर्शन ने लीफ को बनाया, लेटरल ग्रोथ है। दूसरा एक्सोजीनस है। थर्ड अरेंजमेंट कैसा है? एक्रोपिटल। क्लियर बताया था? चलिए अब अगर हम एक जनरल लीफ की बात करें, तो जनरल लीफ, इधर देखिए मैं बनाता हूं डायग्राम। ये हमने बनाया स्टेम। जब एपिकल पोर्शन यहाँ होगा तब इसने लीफ प्राइमोडिया बनाया होगी, लीफ का कच्चा माल, और धीरे धीरे यहां से डेवलप हुई लीफ। लीफ, ठीक है। लीफ के तीन पार्ट होते हैं जनरली, हमेशा जरूरी नहीं हो लेकिन जनरली। ये है लेमिना, ये है पिटियोल, ये है लीफ बेस। लेमिना को एपिपोडियम, पिटियोल को मिजोपोडियम, लीफ बेस को हाइपोपोडियम भी बोलते हैं। लेमिना के अंदर वेन्स का अरेंजमेंट होता है। यहां पर वेन जो होती है वो फैली हुई होती है,
किसी को मिड रिब बोलते हैं, किन्हीं को लेटरल वेन बोलते हैं। ऐसे वेन्स का अरेंजमेंट होता है। इन्हीं वेन्स के अंदर क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम होता है। क्लियर बताया? अब सुनना, ये जो तुम्हें ये वाला जो रीजन दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्साइल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एक्साइल। स्टेम और पिट्यूल के बीच का जो पोजीशन है वो एक्साइल पोजीशन। इस एक्साइल पोजीशन में कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स बची रह जाती है और यहां पर आउटग्रोथ बना लेती है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। एपिकल पोर्शन की कुछ मेरिस्मेटिक सेल अभी भी रिमेनिंग रह जाती है जो आउटग्रोथ बना देती है, और इसी को हम बोलते हैं बर्ड। मेरिस्मेटिक सेल का ग्रुप है, इसको हमने बोला बर्ड। मुझे बताइए ये बर्ड हमें कौन सी पोजीशन में मिल रही है? एक्साइल पोजीशन में, इसलिए इस बर्ड का नाम रख दिया हमने एक्सिलरी बर्ड। तो हमें लीफ के एक्साइल पोजीशन में बर्ड तो मिलेगी ही मिलेगी, और यही बर्ड आगे जाके या तो फ्लावर बना लेगी या ब्रांच बना लेगी। क्लियर बताया था? क्लियर? और ये रहा इसका लीफ बेस। यहां तक समझ में आया? मेनली फोटोसिंथेसिस करने का मेनली काम होता है किसका? लेमिना का। पिट्यूल इसको सपोर्ट देने का काम करता है, इसको लेमिना को मूवमेंट करवाने का काम करता है। पिट्यूल जो होता है वो इलास्टिक होता है। हम आगे पढ़ेंगे एनाटॉमी में इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि कोलेनकाइमा का बना होता है मेरे। लीफ बेस इसको सपोर्ट देने का काम करता है, स्टेम से चिपकाए रखने का काम करता है कौन? लीफ बेस। क्लियर बेटा? अब स्टिपुल्स की इनकी बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर कंट्रोवर्सी आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर जनरली है, बर्ड पर ही लीफ बेस होगा नहीं। लीफ बेस तो ऐसा है, जैसे यहाँ लगा हुआ है तो ये लीफ बेस है, तो यहाँ मिलेगा इसके साइड में बेटा, साइड में मिलेगा, खूब जगह है वहां पर। ठीक है, चलिए ये बातें हम कर चुके हैं, अभी स्टिपुल्स की बात नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी है, काट दो इसको। लीफ बेस को हाइपोपोडियम बोला है, पिट्यूल को मीजोपोडियम बोला है, लेमिना को एपिपोडियम बोला है, और ये रही एक्सिलरी बर्ड। मैं बोल रहा हूँ स्टिपुल्स को काट दो बेटा, तो काट क्यों नहीं रहे यार तुम? नहीं आएगा समझ स्टिपुल्स, तुम सोलोगे स्टिपुल्स ही एक्सिलरी बर्ड, नहीं, स्टिपुल्स ही एक्सिलरी बर्ड नहीं है। ठीक है, तो लीफ बेस मिलेगा और नोड के बेस में ही मिलेगा, नोड के यहां से लीफ बेस मिलेगा। क्लियर बेटा? ये लाइनें हमने क्लियर कर ली। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अगर हम स्टिपुल्स की बात करें, अगर हम स्टिपुल्स की बात करें तो कल की बात करें फिर, चलो कल पढ़ेंगे आप।